Hello, everybody. How are you all? Hope you are all doing great. And this is Anuj. And today I am here with you all to have a discussion on one circulars which has been issued by IBBI recently on 28th of March 2025. The circular is quite important because this circular is effective from first day of April 2025. So कह सकते हैं कि circular काफी important है. And the subject line of this circular is mandatory use of Bankit. Formerly, it was known as EBKRA auction platform for liquidations. ठीक है, guys. So this is the subject line of this circulars on which we will be having discussion today. So this is the subject line and the circular number. Here you can check out on my screen. IBBI/LIQ/84/LIQ/2025. ठीक है. This circular has been addressed to all registered insolvency professionals, insolvency professional entities, registered insolvency professional agencies, right? So these are the addresses of these circulars, and this is the date of the circular. नाउ सर्कुलर है क्या, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं. यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि मैंडेटरी यूज ऑफ बैंकेट ऑक्शन प्लेटफॉर्म फॉर लिक्विडेशन, राइट. सो आप लोग को एक आइडिया होगा कि रिसेंटली ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है अभी, 10th of March 2025 को IBBI ने एक और सर्कुलर लेकर के आया था. और उस सर्कुलर्स में हम लोगों को ये बताया गया था कि आप जो EBKRA प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे किस चीज के लिए. तो जो लिक्विडेशन प्रोसेस में जितने भी एसेट्स की ई ऑक्शन होनी है, तो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ई ऑक्शन की जानी है, राइट. और वैसे केसेस जहाँ पे लिक्विडेशन चल रही है और अनसोल्ड एसेट्स पड़ा हुआ है, so that asset should also be listed on the platform of EBKRA. So this type of circular has been issued in the month of January 2025. तो आज हम लोग 1st of April को ये डिस्कशन कर रहे हैं और 28th of March 2025 को एक और सर्कुलर आ गया और उस सर्कुलर्स में हमारे को बेसिकली बताया गया है कि आप ई बी के रे प्लेटफॉर्म की जगह पे आप उसे बैंकेट प्लेटफॉर्म के तौर पे जानेंगे अब, क्योंकि ई बी के रे की जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम चेंज करके बैंकेट प्लेटफॉर्म रख दी गई है, ठीक है. और वहां से जो भी होगा ये ऑक्शन की प्रोसेस की जाएगी, ठीक है. तो गाइज स्ट्रेट अवे हम डिस्कशन पे आए, सर्कुलर पे आए. मैं ऑलवेज से बिलीव करता हूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया जाए जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो न्यू हैं, ठीक है, और ये वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको क्लैरिटी मिल पाए कि बेसिकली ऑल अबाउट ये सर्कुलर है क्या, किस लिए आया है और इसके क्या पर्पस होने वाले हैं, ठीक है. सो आई ऑलवेज ट्राई कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के चीज़ों को थोड़ा सा बताऊं जिससे कि चीज़ों को समझने में आसानी हो. तो इन शॉर्ट ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स, बट इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ इशू ऑफ दिस सर्कुलर. तो लिक्विडेशन प्रोसेस क्या होता है आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते हैं लिक्विडेशन प्रोसेस. तो गाइज लिक्विडेशन प्रोसेस जो है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है, इसके अंदर तमाम अलग अलग टाइप की प्रोसेस दी गई है, ठीक है. और उसमें से एक प्रोसेस जो है लिक्विडेशन प्रोसेस है. और इस लिक्विडेशन प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि जब कंपनी की सक्सेसफुल रेजोल्यूशन नहीं हो पाती है, ठीक है, किसी कारणवश रेजोल्यूशन फेल हो गया, तो कंपनी को लिक्विडेशन में लेके जाना पड़ता है और वो लिक्विडेशन की प्रोसेस फॉलो की जाती है, ठीक है. बट वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड दैट बिफोर गोइंग इनटू द लिक्विडेशंस देयर इज रिक्वायरमेंट दैट सीआरपी प्रोसेस को रन किया जाएगा. एंड इफ द सीआरपी प्रोसेस कुड नॉट be completed successfully, either due to non-submission of the resolution plan or failure of implementation of the resolution plan or rejection of the resolution plan by COC or rejection of resolution plan by the NCLT, ठीक है, एनी
one can be the region of non-completion of the resolution of the CD, शो लिक्विडेशन प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अब लिक्विडेशन प्रोसेस में ब्रॉडली चीज़ें होती क्या है कि लिक्विडेटर जो है क्लेम इनवाइट करेगा स्टेक होल्डर से जितने भी क्लेम्स आएंगे उन सभी क्लेम के बेसिस पे एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनाया जाएगा, जिसको कि हम लोग लिक्विडेशन में लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स के नाम से जानते हैं। और उस लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स में उन तमाम क्रेडिटर्स के डिटेल्स को दी जाएगी जिन्होंने क्लेम सबमिट किया है और रिस्पेक्टिव कैटेगरी में क्लेम सबमिट किया है। तो ब्रॉडली थिंग इज दैट कि लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड ऑन दैट बेसिस लिक्विडेटर को एक अदर रिक्वायरमेंट है कि लिक्विडेशन स्टेट बनाया जाएगा, जिसके अंदर जो कंपनी अंडर लिक्विडेशन है कॉर्पोरेटर की तमाम वो एसेट्स जो लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट होना चाहिए उसको उसमें दिखाया जाएगा कि दिस आर द पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन स्टेट ऑफ द सीडी। एंड लिक्विडेशन स्टेट में जितने भी एसेट्स हैं उसको अल्टीमेटली क्या किया जाएगा, ई ऑक्शन किया जाएगा। और ई ऑक्शन को हम ब्रॉडली यदि लेमैन लैंग्वेज में कहा जाए तो हम लोग एक तरीके का सेल प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम जो कंपनी की एसेट्स है उसको सेल करते हैं। ठीक है, बिड ऑक्शन के थ्रू सेल करते हैं और जो भी वहां से पैसे आएंगे उन पैसे को हम लोग लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स के बीच सेटलमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे। और पेमेंट की प्रायोरिटी जो हमारे सेक्शन 53 की ऑर्डर है, ठीक है, वाटरफॉल मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म के तहत हम लोग पेमेंट करेंगे। तो उसके बाद पेमेंट हो जाने के बाद फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स द डिसोल्यूशन ऑफ द सीडी आफ्टर सबमिशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके के सारे प्रोसेस फॉलो किया जाता है अंडर लिक्विडेशन। बट जो हमारा आज की डिस्कशन है वो बहुत ही लिमिटेड है। हम लोग जो ई ऑक्शन प्रोसेस किया जाएगा लिक्विडेशन स्टेट के अंदर जो भी एसेट्स है उसको ऑक्शन करने के लिए जो तरीके होते हैं उससे रिलेटेड आज की ये डिस्कशन है। तो ई ऑक्शन करने के लिए एक पोर्टल डिजाइन की गई है। अर्लियर देयर वाज नो मतलब ऐसा कोई प्रिस्क्राइब नहीं था कि उसी के ऊपर हमारे को ई ऑक्शन करना था। बहुत सारे मल्टीपल मार्केट में प्लेयर थे जिसके थ्रू हम लोग ई ऑक्शन के लिए जाते थे। बट नाउ IBBI is clear aim is to things make simpler और कह सकते हो कि यूनिफाइड किया जाए चीज़ों को। इसके लिए ये सर्कुलर्स को लेकर के आया गया है। तो अब IBBI का कहना है कि जितने भी ई ऑक्शन की जाएगी वो वनली और वनली एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म से किया जाएगा जिसके ऊपर कंट्रोल्ड होगा रेगुलेटेड एंटिटीज का। तो चीज़ें इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगा, लोगों का फेथ रिपोज हो जाएगी। बिकॉज जब चीज़ें एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड रेगुलेटेड मैनर में की जाती है तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है स्टेक होल्डर्स को उसको बूस्ट मिल जाती है। तो वही है कि IBBI ने एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म को लेकर के आई है जिसके थ्रू ई ऑक्शन जितने भी ई ऑक्शन होने हैं IBC के अंदर वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा। तो गाइज आज जो इस सर्कुलर है उसमें यही बताया गया है कि आपको जो ये ऑप्शन करनी है वो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जो बैंकेट के नाम से हम लोग अभी जानते हैं, अर्लियर इट वाज नोन एज EBKRE प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऑप्शन प्लेटफॉर्म, बट नाउ नेम हैज बीन चेंज्ड एंड इट विल बी नोन बाय बैंकेट प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन। होप कि इतना हमारे बात करने से आपको एक क्लियर ओवरव्यू तो मिल गई होगी, राइट। Show mandatory use of Bankit, formerly EBKRE, auction platform for liquidations. Now, IBBI wide circular number IBBI LIQ slash 81 2025 dated 10th of January 2025. IBBI LIQ slash 81 slash 2025 dated 10th of January 2025. RBI had directed all the insolvency professionals, सभी IPs को डायरेक्ट किया था, हैंडलिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस टू एक्सक्लूसिवली यूज बैंकेट ऑक्शन प्लेटफॉर्म, जिसको EB के रेट के नेम से उसमें सर्कुलर में मेंशन किया गया है। नाउ उसमें डायरेक्ट किया गया था कि जो हमारा बैंकेट प्लेटफॉर्म है, EB के रेट की प्लेटफॉर्म है, उसको यूज करना है फॉर कंडक्टिंग द ऑक्शन ऑफ द सेल ऑफ द एसेट्स ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस। ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2025, दैट इज फ्रॉम टुडे। ठीक है, इट वाज आल्सो डायरेक्टेड दैट द लिस्टिंग ऑफ ऑल द अनसोल्ड एसेट्स
in ongoing liquidation cases shall be completed by 31st of March 2025. So there was two important requirement. If we check out the circular of 10th of January 2025, in which it has been clearly directed by the IBBI to all the insolvency professionals that फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी ई ऑक्शन की जानी है अंडर लिक्विडेशन प्रोसेस दैट शुड बी डन बाय ईबीके प्लेटफॉर्म. इट इज नोन एज बैंकेट प्लेटफॉर्म नाउ. ठीक है. सेकंड, कोई भी लिक्विडेशन प्रोसेस जो कि ऑनगोइंग है एंड इफ देयर आर एसेट्स विद द सीडी विच इज अनसोल्ड जिसको ऑक्शन की जानी है, देन डिटेल्स ऑफ ऑल दोज एसेट्स शुड बी लिस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म. ठीक है. जो हमारा ऑक्शन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उसकी डिटेल्स को लिस्ट करनी थी एंड द लास्ट डेट ऑफ लिस्टिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ दोज एसेट्स वाज 31st March 2025. सो दो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट था जो सर्कुलर 10th of January 2025 को आया था. राइट नाउ ये तो हमारा पैरा नंबर 1 है. ठीक है. नाउ जो पैरा नंबर 2 है इसमें क्या कहा गया है, सब्सिक्वेंटली. ठीक है. द रिक्वायरमेंट फॉर लिक्विडेटर टू कंडक्ट द ड्यू डिलिजेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव bidders prior to the conduct of auctions was dispensed void IBBI liquidation process amendment regulation 2025 dated 29th of March 2025. Now all the prospective bidders are required to submit the necessary documents including declaration of eligibility under section 29A of the Insolvency and Bankruptcy Code as specified in the auction notice and oblique or through the electronic e-auction platform. Guys, देखो, recently, that is on 29th of January 2025, हम लोगों ने देखा कि बहुत ही ज़्यादा अमेंडमेंट्स लेकर के आया गया था. अभी जनवरी के मंथ कह सकते हो कि आईबीसी के लिए एक बहुत ही बड़ी दिन मतलब मंथ था. उस जनवरी मंथ में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखने को मिला. चाहे वो सीआरपी रेगुलेशन की हम बात करें, चाहे वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशंस की बात करें, चाहे हम लोग लिक्विडेशन प्रोसेस की रेगुलेशन की बात करें. इन तमाम रेगुलेशंस में हमारे को जनवरी मंथ में अमेंडमेंट देखने को मिली थी. ठीक है. उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लिक्विडेशन प्रोसेस की अमेंडमेंट लाया गया था इन द ऑन 29th of January 2025, उस लिक्विडेशन प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट ये भी था कि जो ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म जो ई ऑक्शन की जानी है और वहां से जो प्रोस्पेक्टिव बीडर्स आएंगे, ठीक है, उन प्रोस्पेक्टिव बीडर्स को अब क्या है 29A की डिक्लेरेशन देना है. 29A की डिक्लेरेशन वो देंगे कि दे आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द ई ऑक्शन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेटर. ठीक है. मतलब वो अपनी एलिजिबिलिटी की डिक्लेरेशन देंगे कि वो किसी भी तरीके से इन एलिजिबल नहीं है. ठीक है. सो दे आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन ई ऑक्शन प्रोसेस. वो अंडरटेकिंग देना जरूरी हो गया. ठीक है. नाउ जब एक तरीके की अंडरटेकिंग आ जाता है हमारे पास प्रोस्पेक्टिव बीडर से दैट दे आर गिविंग अंडरटेकिंग दैट दे आर एलिजिबल, सो कहीं ना कहीं एक हमारे को रिलैक्सेशन मिल जाती है. हम लोग फ्रीली इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि भाई वी आर हैविंग डिक्लेरेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव जो बीडर है, तो वी कैन रिलाई ऑन दैट बिकॉज वो रिटन डॉक्यूमेंट एक डिक्लेरेशन है. ठीक है. तो यहाँ पे ये था कि अब हमारे को ड्यू डिलिजेंस नहीं करना है. ठीक है. मतलब जब तक कि फाइनल बीडर सक्सेसफुल बीडर ना डिक्लेयर कर जाए, देयर इज नो नीड टू गो फॉर द चेकिंग ऑफ द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द बीडर. बट अर्लियर क्या हुआ करता था बिफोर, यदि हम लोग बात करें 29th of January 2025 से पहले, मतलब प्री सर्कुलर जो प्री अमेंडमेंट सिनेरियो था, उसमें ये था कि जितने भी बीडर्स आते थे ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उन बीडर्स को हमारे को ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता था. ठीक है. तो दैट वाज रिक्वायरमेंट कि बीडर्स का ड्यू डिलिजेंस करनी है और हमारे को इंश्योर करना है कि ऑल द बीडर्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म ई ऑक्शन प्रोसेस आर एलिजिबल अंडर सेक्शन 29A. तभी हम लोग आगे उनको मतलब कह सकते हैं कि ऑक्शन के लिए अलाउ करेंगे. ठीक है. बट नाउ थिंग्स आर completely different. After amendment, there is a requirement that all the bidders who are participating in e-auction process
they will submit undertaking of Section 29A, in which they will clearly state that they are eligible to participate in the e-auction process of the city. So there is no requirement to go for the due diligence or Section 29A due diligence of prospective bidders before declaration of successful bidder, right? तो ये चीज़ है कि अब सक्सेसफुल बीडर होने से पहले जो लिक्विडेटर है उसको ड्यू डिलिजेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यही हम कह सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट था उसको डिस्पेंस कर दी गई है, राइट, आफ्टर अमेंडमेंट। नाउ ये बात हमारे को यहाँ तक समझ में आती है। पैरा नंबर 3 की हम यदि बात करें तो इसमें क्या कहा गया है कि ऑल पैरा नंबर 3 all the R all the IP shall exclusively use the Bankit auction platform for conducting the auction of shale, ठीक है, auction for sale of the assets during the liquidation process where auction notice is issued on or after 1st of April 2025. Now this is mandatory कि अब जितने भी ई ऑक्शन होने हैं वो सारे के सारे बैंकेट जो प्लेटफॉर्म है उससे किया जाएगा, ठीक है। दिस इज द सर्कुलर का एक मेन कह सकते हैं पॉइंट ये है। सेकंड नंबर पॉइंट ये है कि आईपी शैल क्लियरली मेंशन इन द ई ऑक्शन नोटिस, जो प्रोसेस डॉक्यूमेंट होता है ऑक्शन का, ठीक है, ई ऑक्शन नोटिस जो है, ठीक है, उसमें एक बताया जाएगा कि प्रोस्पेक्टिव बीडर शैल, जो प्रोस्पेक्टिव बीडर्स हैं क्या करेंगे, शैल इट्स मैंडेटरी शैल सबमिट रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग डिक्लेरेशन ऑफ eligibility under section 29A of the insolvency and bankruptcy code through the electronic e-auction platform। तो जो हमारा ई ऑक्शन नोटिस होगा उसमें क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया जाएगा कि जो भी प्रोस्पेक्टिव bidders होने वाले हैं they need to submit a declaration of eligibility under section 29A of the insolvency and bankruptcy code through, एक चीज़ को नोट करने वाली बात है, थ्रो, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म उसी के तहत आपको देने हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट्स जो है प्रोस्पेक्टिव बीडर शैल डिपॉजिट अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी, ईएमडी जो करना होता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स जो होती है वो भी कहाँ से किया जाएगा, बैंकेट ऑक्शन प्लेटफॉर्म के तहत ही किया जाएगा, उसके थ्रू ही किया जाएगा। थर्ड जो चेंजेस है, इट शैल आल्सो स्पेसिफाइड दैट इफ द बीडर इज फाउंड इनएलिजिबल ईएमडी शैल बी फॉरफिटेड। नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कह सकते थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं कि यदि कोई बीडर्स इन एलिजिबल पाया जाता है, ठीक है, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द सक्सेसफुल बीडर है और पाया जाता है कि वो इन एलिजिबल है इन स्पाइट ऑफ गिविंग डिक्लेरेशन बाय सच बीडर्स दैट दे आर एलिजिबल, पाया जाता है कि वो इन एलिजिबल है तो उनके द्वारा जो दी गई है अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी उसको क्या कर लिया जाएगा, फोरफिट कर लिया जाएगा। सो दिस वन इज द लिटिल बिट वेरी स्ट्रिक्ट नॉर्म। सो एक लेसन है सभी बीडर्स के लिए कि भाई आप जब भी ये ऑप्शन में पार्टिसिपेट करने जाओ तो आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि यू आर वेरी मच एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द ये ऑप्शन प्लेटफॉर्म। इस आपके साथ क्या होने वाली है, आपकी जो ईएमडी अमाउंट है वो फोरफिट हो जाएगा और वहां पे आपके लिए कोई भी ऑप्शंस नहीं बचेंगे। सो थिंग इज वेरी मच क्लियर एंड concise that all the auction bidder need to ensure before participating in the auction process that they are eligible to participate in auction process of the corporate data। So guys, this one is the requirement and now ये चीज है, there is frequently a question placed on the website of the IBBI, उसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे ई ऑक्शन से रिलेटेड एंड देयर इज आल्सो हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, और ईमेल आईडीज, उस पर आप अपनी क्वेरीज कर सकते हो आईबीबीआई से। यदि आपकी कोई भी डाउट है तो आपको क्लियर किया जाएगा आईबीबीआई के द्वारा। एंड दिस इज द पैरा नंबर 4 एंड नेक्स्ट जो पैरा है पैरा नंबर 5, इसमें एज यूजुअल सेक्शन 196 के तहत आईबीबीआई ने ये सर्कुलर को लेकर के आया है। सो गाइस, सर्कुलर छोटा था बट द रेलिवेंस ऑफ दिस सर्कुलर is very much important because the applicability of this circular is from first day of April 2025। होप कि आपको ये सर्कुलर समझ में आई होगी and if you find circular is important and this video is also relevant for you then please give us a thumbs up because that is the source of inspirations which inspires us to record the video। Thank you very much for watching।